फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर 2019 का जो बाकी पार्ट्स है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था। कुछ दिन गैप हो गया, थोड़ा बिजी थी मैं, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, जो NTA UGC नेट दिसंबर 2019 एजुकेशन सब्जेक्ट का जो पेपर था, ठीक है फ्रेंड्स। चलो डिस्कस करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग क्वेश्चन ध्यान दे के पढ़ो। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रियम्बल का मीनिंग क्या होता है? तो प्रियम्बल क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो इंट्रोडक्टरी, जहाँ पे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट रहता है किसी लेजिस्लेशन एक्ट का, कोई भी लेजिस्लेशन एक्ट का जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जहाँ पे होता है उसको प्रियम्बल कहते हैं, ठीक है। प्रियम्बल में मतलब कोई भी एक्ट हो ना, उसका मेन पर्पस क्या है, उसके अंडरलाइंग फिलॉसफी क्या है, यूजेस क्या है, आइडियाज़ एंड एस्पिरेशन क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स, सब कुछ जहाँ पे रहता है वही होता है प्रियम्बल। दैट मीन्स प्रियम्बल इज़ लाइक ब्लूप्रिंट। हाँ, एक ब्लूप्रिंट के तरह होता है प्रियम्बल, जहाँ पे सब कुछ रहता है, ठीक है। जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी के बारे में बोला हुआ है। हम लोगों को तो मालूम ही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उनका मेन कंसर्न क्या है कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सब था ना। तो इन सब पे जोड़ दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो लिबर्टी का मीनिंग होता है फ्रीडम। तो यहाँ पे हम लोगों को पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टी के बारे में बोला है ना, जिस फ्रीडम के बारे में बोला है, बहुत टाइप्स के फ्रीडम के बारे में बोला है कि पीपल को कौन कौन से फील्ड में किस तरह से फ्रीडम देना चाहिए, किस किस एरिया में फ्रीडम देना चाहिए। मतलब हम लोगों को फ्रीडम है, लेकिन कौन कौन सा एरिया पे फ्रीडम है, क्या, ठीक है। तो उस टाइप के, तो यहाँ पे पूछा है कि जितने भी लिबर्टी वहाँ पे मेंशन है उनमें से ऐसा कौन सा लिबर्टी है, ऐसा कौन सा फ्रीडम है जो कि फील्ड, एजुकेशन फील्ड के साथ रिलेटेड है, ठीक है। मतलब ये पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो प्रियम्बल है, जो ब्लूप्रिंट है, वहाँ पे पीपल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम या लिबर्टी के बारे में बोला हुआ है। उनमें से कौन सा ऐसा लिबर्टी या कौन सा ऐसा फ्रीडम है जो एजुकेशन फील्ड के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। हम लोगों के जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें हम लोगों को फ्रीडम है, ठीक है। हम लोग जैसे चाहे हम लोग थिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो थॉट प्रोसेस, थॉट एंड एक्सप्रेशन, एंड हम लोगों को मतलब कुछ एक्सप्रेस अगर करना चाहते हैं ना, तो उसमें हम लोगों का फ्रीडम है, ठीक है। तो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड ये हो गया कि लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। हम जो भी जैसे भी चाहे हम थिंकिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एंड हम लोग अपने थिंकिंग को, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इनमें हम लोगों को फ्रीडम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द एथिकल एंड सोशल इशूज़। एथिकल का मीनिंग क्या है? एथिक्स क्या होता है? एथिक्स होता है कि मतलब क्या हम लोगों को करना चाहिए, क्या हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो होता है एथिक्स। मॉरल जो होता है, ठीक है। तो एथिकल एंड सोशल इशूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम आर, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड जो एथिकल एंड सोशल इश्यूज़ है वो उस पर ध्यान देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आजकल, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी एथिकल इश्यूज़ है या सोशल इश्यूज़ है उन पे ध्यान देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों है ये पूछा है आप लोगों को। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलते हैं हम लोगों को? आजकल क्या होता है, टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गया है ना। जो भी हम लोगों को चाहिए, जो जिस तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, बुक से नहीं मिलेगा या फिर हम लोगों को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, है ना, इंटरनेट यूज़ करेंगे,
ठीक है। तो जब हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, जब भी हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड इश्यूज़ क्या क्या हो सकता है, उस पे भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है। मानो कि आप फेसबुक यूज़ करते हो, ठीक है, लेकिन फेसबुक पे आपने क्या किया, आपने यूज़ किया, आपने आपका अकाउंट लॉग आउट नहीं किया। फिर किसी ऐसा भी हो सकता है ना, किसी ने आपका फेसबुक का अकाउंट का पूरा डिटेल ले लिया, या फिर आपका पासवर्ड ले लिया, है ना। तो और भी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है जो आपसे मतलब चुरा के ले सकता है कोई, है कि नहीं। तो आपको इसीलिए हम लोग जब कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग लॉग आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम लोग लॉग आउट नहीं करेंगे, अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से साइन आउट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, तो इश्यूज़ हम लोगों को फेस करना पड़ सकता है ना। तो इसीलिए आपको बोला है कि जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो उनसे रिलेटेड एथिकल एंड सोशल इश्यूज़, हाँ, इश्यूज़ पे ध्यान देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल ना इंटरनेट का यूज़ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ना। इंटरनेट हर कोई इंटरनेट यूज़ करते हैं, इसीलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज़ क्या क्या हो सकता है हम लोगों को मालूम होना चाहिए। एंड और एक रीज़न क्या है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ना एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं। जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक अगर आपको कहीं पे गलती होता है, तो क्या होता है ना, वो हर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कोई एक छोटा सा इशू बहुत बड़ा भी बन सकता है। ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो गया ए एंड ई, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो एथिकल एंड सोशल इश्यूज़, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड एथिकल एंड सोशल इश्यूज़ पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट हर कोई यूज़ करते हैं। एंड जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है ना, उनमें वो सिस्टम्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following assessment area of learning outcomes will belong to the category of lower level? ठीक है, ये सब दिया है ना, ये सब लर्निंग आउटकम है। लर्निंग आउटकम का मीनिंग तो आप लोगों को मालूम ही है ना। मतलब कोई भी हम लोगों को कुछ सिखा रहा है, तो आपको मानो कि टेस्ट ले लिया, तो आपने टेस्ट पे कुछ परफॉर्म किया, है ना, तो आपने कुछ सीखा, मतलब आपका वो लर्निंग आउटकम है। ठीक है। तो आपको पूछा है कि यहाँ पे जितना भी लर्निंग आउटकम्स दिया गया है ना, उनमें से लोअर लेवल, सबसे लोअर लेवल कौन सा है, तो कौन सा होगा। पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया, टीचर ने आपको मानो कि टीचर ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, तो आपने क्या किया, आपने ना उस फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किया, है ना, आपको समझ में आ गया वो। ठीक है। समझ में आने के बाद आपने क्या किया, मास्टरी आपने एक्वायर कर लिया। ठीक है। मानो कि आपको ना सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आपको अभी पूरा फंदा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड पूरा फंदा आपको आ गया। ठीक है। मतलब आपने उस फील्ड से रिलेटेड मास्टरी कर लिया। ठीक है। मास्टरी करने के बाद ही तो आप क्या करोगे, आप किसी और फील्ड पे जाके यूज़ कर सकते हो, है ना। फिर यूज़ करने के बाद आप एनालाइज कर सकते हो, फिर नया कुछ क्रिएट कर सकते हो, सिंथेसाइज कर सकते हो, है कि नहीं। मतलब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया है ना, उनमें से सबसे लोअर कौन सा हुआ, सबसे लोअर हो गया ऑप्शन नंबर 3। पहले आप मास्टरी लेवल तक आओगे, है ना, जो भी फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आने के बाद आप मास्टरी लेवल एक्वायर कर लिया, उसके बाद ही आप बाकी ये 3 हो सकता है, आप उसको अप्लाई करोगे, एनालाइज करोगे, क्रिएट करोगे, सिंथेसाइज करोगे, है कि नहीं। तो सबसे लोअर लेवल आपको पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, गिवन बिलो आर 2 सेट्स, इन सेट 1 पे क्या दिया है, स्टेप्स ऑफ मॉरिसन टीचिंग मॉडल, एंड सेट 2 पे दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉरिसन ने क्या दिया था, मॉरिसन ने मास्टरी टेक्निक ऑफ टीचिंग दिया था, टीचिंग के मास्टरी टेक्निक्स दिए थे। ठीक है। उन्होंने 5 स्टेप्स दिया था, और स्टेप्स के
नाम थे। फर्स्ट स्टेप का नाम था प्री टेस्ट। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टूडेंट को कितना तक आता है। ठीक है, फिर देख लेने के बाद हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि क्या उन लोगों को पढ़ाना है। तो अभी हम लोग टीचिंग करेंगे, तो स्टेप 2 में हो गया टीचिंग। थर्ड स्टेप में आते हैं, टीचिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, कितना सीखा है स्टूडेंट ने वो देखेंगे, है ना। इसीलिए थर्ड स्टेप में है टेस्टिंग द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दिया उनके रिजल्ट को हम लोग टेस्ट करेंगे। नंबर 4 पे क्या आएगा, टेस्ट करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो पढ़ाया है वही सब स्टूडेंट लोग एक्वायर किया है या नहीं, आपने जो आपका जो एम था वो फुलफिल हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे आप ना, आपके प्रोसीड्योर को चेंज करोगे, है ना, आपका जो टीचिंग टेक्निक है उनको चेंज करोगे। तो इसीलिए 4 नंबर पे आते हैं चेंजिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसीड्योर। ठीक है, एंड नंबर 5 पे आते हैं फिर चेंज करने के बाद क्या करोगे आप, फिर से टेस्ट लोगे, है ना। तो 5 पे आते हैं रीटेस्ट। ठीक है, तो उसका मेन नाम यही सब था। नंबर 1 था प्री टेस्ट, देन टीचिंग, देन टेस्टिंग द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, देन चेंजिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसीड्योर, एंड लास्ट था रीटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नाम थोड़ा अलग अलग दिया है, देखो, एक्सप्लोरेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अच्छे से यहाँ से देखो कि किसके साथ कौन सा आ सकता है। तो एक्सप्लोरेशन क्या होगा, एक्सप्लोर करना, कुछ मालूम करना, है ना। तो आप क्या करोगे, एसर्टेनिंग द प्रीवियस टास्क रिलेटेड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। आप एक्सप्लोर करोगे, आप ये जानना चाहोगे कि स्टूडेंट का प्रीवियस लेवल कितना है ना। वो एक्सप्लोर करने के बाद ही तो आप टीचिंग करोगे। ठीक है, तो ए के साथ हो गया 3। तो आप अभी ऑप्शन पे देखो, ए के साथ 3 एक ही ऑप्शन पे था, तो बाकी सब नहीं देखने से भी आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, है ना। प्रेजेंटेशन पे क्या होता है, प्रेजेंटेशन पे डिस्क्राइबिंग द थीम। प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, जो थीम है, जो हम पढ़ाने को जा रहे हैं ना, जो प्रॉपर थीम है, उस थीम को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना। तो बी का हो गया 5। देन सी का 2, एसिमिलेशन हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू, स्टूडेंट को हम हेल्प करते हैं कि जो हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं ना उसको रिलेट करने के लिए, है ना, डेली लाइफ के सिचुएशन के साथ रिलेट करने के लिए हेल्प करते हैं, वो होता है एसिमिलेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टूडेंट लोगों को मतलब टीचर के हेल्प, विदाउट द प्रॉपर हेल्प ऑफ द टीचर, स्टूडेंट को हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि उन लोगों ने कितना तक सीखा है, ऑर्गेनाइज कर पाएगा कि जितना सीखा है वो खुद से मतलब अभी कर पा रहा है या नहीं, वो हम लोग देखेंगे। देन रिसाइटेशन में क्या होता है, रिसाइटेशन में हम लोग रिविजिटिंग द मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल को फिर से विजिट करेंगे, वो होता है रिसाइटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 15, द एक्रोनिम DMAIC ऑफ 6 सिग्मा। 6 सिग्मा आप लोगों ने पढ़ा है ना। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है, मैं कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगी। तो इनका फुल फॉर्म क्या है, 6 सिग्मा में जो DMAIC है उनका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो उनका फुल फॉर्म हो गया 2। डी का मीनिंग है डिफाइन, एम हो गया मेजर, ए हो गया एनालाइज, आई हो गया इम्प्रूव एंड सी हो गया कंट्रोल। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2। चलो तो क्वेश्चन नंबर 16, अभी 16 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करिकुलम चेंज। करिकुलम जब हम लोग चेंज करना चाहेंगे तो ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिनके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, करिकुलम चेंज करने के टाइम में कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, तो हम लोग क्या देखेंगे, ग्रोथ इन नॉलेज, नॉलेज कितना है ना, नॉलेज का ग्रोथ कितना हो रहा है। टेक्नोलॉजी चेंज अगर हुआ है तो उसके साथ साथ करिकुलम भी चेंज करना होता है ना। तो टेक्नोलॉजी चेंज के ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे करिकुलम चेंज के टाइम में। एंड और क्या करेंगे, और हम लोग जो पीपल है, जो उन लोगों का जो मतलब जो स्टूडेंट है, जो सोसाइटी है, उनका जो नीड्स है, हाँ, सोसाइटी का नीड, स्टूडेंट का नीड, उन सब पे भी हम लोग ध्यान देंगे।
ठीक है। तो करिकुलम चेंज के टाइम में मेनली हम लोग इन तीनों पे ध्यान देंगे, A, B एंड C। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया है, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल इन लर्निंग इंटेलिजेंट बिहेवियर। स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट गोल का मतलब लर्निंग इंटेलिजेंट बिहेवियर हम लोगों को क्यों सीखना चाहिए। इंटेलिजेंट बिहेवियर जो मतलब इंटेलिजेंट बिहेवियर के पीछे मेन एम क्या है ये पूछा है। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग क्यों चाहते थे कि स्टूडेंट को इंटेलिजेंट बिहेवियर एक्वायर करना है, क्योंकि अगर आप इंटेलिजेंट बिहेवियर एक्वायर कर लिया, आपने अगर कर लिया तो क्या होगा, आप ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाओगे अपने आप को, है ना। तो क्या होगा, कॉन्फ्रंटिंग नोबल टास्क एंड सिचुएशन ऑफ लर्निंग टू डील विद देम। आप क्या कर सकते हो, आप कन्फ्रंटिंग का मीनिंग क्या है, फेस टू फेस, है ना। आप फेस कर सकते हो कोई भी टास्क या कोई भी सिचुएशन को आप फेस कर सकते हो एंड मतलब कोई भी न्यू सिचुएशन न्यू टास्क हो उनको आप फेस कर सकते हो, उनके साथ डील कर सकते हो अगर आपके अंदर इंटेलिजेंट बिहेवियर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 18 आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फ्रॉम रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल क्या होता है, जिसके यूज़ हम लोग रिसर्च में करते हैं, है ना, वो होता है टूल, जैसे कि क्वेश्चनरी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो रिसर्च टूल होता है ना, हम लोग ये जानते हैं कि जो टूल हम लोग यूज़ करेंगे रिसर्च में वो एक वैलिड टूल होना चाहिए, वो टूल रिलायबल भी होना चाहिए, ठीक है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका रिजल्ट ना चेंज होता जाए अलग अलग से। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो टूल हम लोग यूज़ करेंगे वो एक वैलिड टूल हो, वो एक रिलायबल टूल हो, जिसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल के रिलायबिलिटी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। फर्स्ट दिया है, रिलायबिलिटी इज़ फिक्स्ड फॉर ए गिवन टेस्टिंग टूल। एक टेस्टिंग टूल के लिए रिलायबिलिटी हमेशा फिक्स्ड है, ठीक है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग टूल जो भी हो उनका रिलायबिलिटी वेरी करते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। कब होते हैं, जब हम लोग सैम्पल चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब सैम्पल डिफरेंट सैम्पल में वो उस टूल का रिलायबिलिटी भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये नहीं, तो डी करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। देन क्या दिया है, रिलायबिलिटी कैन हैव इट इज़ कोरिलेशन ऑफ स्कोर्स ऑन द टेस्टिंग टूल इटसेल्फ, ठीक है, ये तो ठीक है ना। रिलायबिलिटी क्या होता है, कोरिलेशन ऑफ स्कोर्स ऑन द टेस्टिंग टूल इटसेल्फ। हम लोग रिलेशन कितना कोरिलेशन देखते हैं, तो बी हो गया ट्रू, देन डी हो गया ट्रू, एंड ई क्या है, इट इज़ अफेक्टेड बाय वेरिएंस ऑफ स्कोर्स। हाँ, स्कोर्स इतना वेरी करेंगे, है ना, कितना ज़्यादा वेरी कर रहे हैं या ज़्यादा वेरी कर रहे हैं या कम वेरी कर रहे हैं, उन सब पे भी रिलायबिलिटी डिपेंड करते हैं, एक टूल के रिलायबिलिटी डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो बी डी एंड ई कहाँ पे है, बी डी ई ऑप्शन नंबर 2 पे, तो 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या दिया है, अ टीचर इंटेंड्स टू कंडक्ट, एक टीचर चाहते हैं कंडक्ट करने के लिए रेमेडियल क्लास कब दिया जाता है, जब हम लोग अपने स्टूडेंट के कुछ मतलब डिफ़िकल्टी अगर हम लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट हो, अगर हम लोगों को ऐसा मालूम पड़े कि उस स्टूडेंट का ना किसी भी एक एरिया पे डिफ़िकल्टी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिमेडियल क्लास देंगे उसको, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड होगा, ये डायग्नोस्टिक
इवैल्यूएशन से रिलेटेड होगा। हम लोग जानते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, स्टूडेंट का जो वीकनेस है ना वो देखा जाता है, ठीक है। तो रेमेडियल क्लास से रिलेटेड इवैल्यूएशन होगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे 2 सेट दिया गया है, सेट 1 एंड सेट 2। सेट 1 है इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एंड सेट 2 में कैरेक्टरिस्टिक दिया है, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, जब हम लोग अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, दूसरों के इमोशंस को समझ सकते हैं, है ना, तो वो होता है इमोशनल। तो अगर आपके अंदर ऐसा क्वालिटी है दैट मीन्स आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। फर्स्ट दिया है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस में क्या होगा, सेल्फ अवेयरनेस में होगा, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, आप खुद को लेके जो अवेयर हो, है ना, तो नॉलेज ऑफ ट्रू फीलिंग एट द मोमेंट, ठीक है। नॉलेज ऑफ ट्रू फीलिंग एट द मोमेंट वो होता है सेल्फ अवेयरनेस। तो ए के साथ 3 होगा, ए के साथ 3 कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर 3। देन बी सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होगा, सेल्फ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, हैंडल कर पाना, है ना। सेल्फ मैनेजमेंट हैंडलिंग वंस, आप अगर अपने इमोशन को हैंडल कर सकते हो तो आप मतलब सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बी का हो गया 4। दैन सी का 5। सी कौन सा है, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन अपने आप को मोटिवेट करना, है ना, जो मोटिवेट करना ताकि आपका जो गोल है, आपका जो डिज़ायर्ड गोल है उनको आप अचीव कर पाओ। तो डी का एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी होता है दूसरों को समझना, ठीक है। एम्पैथी होता है जब हम बाकी लोगों को समझने की कोशिश जो करते हैं, समझते हैं। बीइंग एबल टू सेंस व्हाट अदर्स फील एंड वांट, मतलब आपके सामने जो बंदा है वो क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं, अगर आप वो अंदाज़ा लगा सकते हो तो वो होता है एम्पैथी। एंड सोशल स्किल क्या होता है, सोशल स्किल होता है एबिलिटी टू गाइड अदर्स इमोशंस, बाकी मतलब दूसरे पीपल के जो इमोशंस है, जो जिस तरीके से वो लोग बिहेव करते हैं उनको अगर आप गाइड कर सकते हो तो वो होता है सोशल स्किल, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड लोगों के साथ एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके कितना क्वेश्चन कवर होते हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए कोशिश करूँगी, ठीक है। चलो, थैंक यू।